हेलो ईश्वर जी। हनीश जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। मैं पूछूं? पूछने? डाउट है? सर इनका डाउट है जो सर चैट जीपीटी है ना, हाँ। उसमें क्या था? इसमें जो सैनोजो के लिए वो क्या कहा है? दिखा दो। इन्होंने, हाँ, एज ऑफ मेमल्स। पर आपने तो सिर्फ ऊपर मैसेज एक में लिखा है। तो वही बोल रहा ना मैं, इसमें इंटरप्रिटेशन उठी है किसकी? ज्योग्राफी की। इसमें ओके सर। इंटरप्रिटेशन ज्योग्राफी की उठी है ना। यही यही मैमल्स तो ह्यूमन बनेंगे। यही मैमल तो प्रिमिटिव मैन है, तो यही तो एवोल्यूशन है। अब इसमें कैसे खुलेगा? एक बनेगा होमो, क्या बोलते हैं, इरेक्टस, होमोसेपियन, तो वो मैमल ही तो है। यस सर। वी आर मैमल्स ओनली। मैमल ही तो है, बाल है, मिल्क ग्लैंड्स है, तो मैमल ही तो है हम। स्पीशीज अलग होगी ना, ये तो ठीक है। ये जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। ये जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और? ये जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। वो तो अपने से ठीक बोल रहा है। एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये वो सब, वो तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ना। वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, ह्यूमन इज अ मैमल ओनली। तभी तो है ना, को डेफिनेशन क्या दी कि बाल है और मिल्क ग्लैंड्स है, जैसे फीमेल्स की ब्रेस्ट है। इवन वी ऑल्सो हैव निपल्स वगैरह, तो हम ले क्या है, हम मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एवोल्यूशन। तो ऐसे तो अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे, उसमें बोलते हैं कि जो आपकी ये है, क्या नाम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये बोले ह्यूमंस को आता था, लॉर्ड शिवा को आता था। तो उनके ऊपर सारे देवी देवता हंसना शुरू हो गए जब पहली बार हुआ। तो पार्वती माता ने अपने पे ले लिया वो। फिर तो स्टोरीज है, ये साइकिल्स है इसमें। पर हम डेवलपमेंट हुई है इसमें। ठीक है ना। फिर उनसे खुश होके ये बोला कि भाई आज से हम ये करते हैं कि अगर आप ऐसे ये ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर रहे हो, मतलब, तो आप ह्यूमन बर्थ भी करोगे फिर। नहीं तो इनिशियल लेवल्स पे जो बर्थ है, किससे निकले हैं वो? विष्णु से ब्रह्मा निकले हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ओरिजिनल क्रिएटर्स तो हिस्ट्री के रेफरेंस में मैन है। तो अगर मैन ने मैन को ही जन्म दिया, लेकिन अभी हम क्या देखते हैं कि क्रिएटर्स ऑफ लाइफ कौन है? फीमेल्स। तो फिर वो रेफरेंसेस, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी जो रेफरेंसेस है वो हल्की हल्की फिर क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, बदलती रहेगी। ठीक है ना। चलो जी, आज का हमारा टॉपिक है, किसी को कोई डाउट? आपके जो ये टाइम पीरियड्स है ना, ये टाइम पीरियड तो ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाते हैं जब हम स्टोन एज वगैरह, कैथोलिथिक वगैरह जाएंगे। इसको फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, जो जो आपको डाउट था। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन? ईश्वर जी, ऋतिक जी, अभय, मन्नत, हनीश जी। ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालो, थोड़ा इसको डाउट को क्लियर करते हैं। जो यहाँ पर है, हेडिंग डालो आप, द ह्यूमन टाइमलाइन। द ह्यूमन टाइमलाइन। ह्यूमन टाइमलाइन एज पर RS शर्मा। ठीक है ना। तो दोबारा बोल रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जोग्राफिक टाइमलाइन हेयर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल हिस्टोरिक टाइमलाइन। ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिक टाइमलाइन। ठीक है जी। अब देखो, ज्योग्राफी के सेंस में अभी क्या चल रहा है? प्लियोस्टीन एरा। ये एरा कब से जा रही है? ये जा रही है 2.6 मिलियन ईयर से लेकर आपका, लार्जली हम इसको 10,000 BC तक लेके चलते हैं। ये जो एरा है, दिस एरा, इन द टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इस एरा को हिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स। ये हो गया स्टडी ऑफ रॉक्स। हमारे लिए सिर्फ इतना है। यहां से हम क्या निकालेंगे? वी विल टेक आउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, स्टोन टूल्स, पत्थर, फ्लेक्स, ऐसी ऐसी चीजें निकालेंगे। ठीक है जी। ऊपर हो गया ज्योग्राफी। तो पीलियोस्टीन एरा में वी आर समवेयर इन आइस एज, ऐसा समझो। अब इसमें एक और चीज जोड़ो आप। इस चीज को हम प्यार से बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो एंथ्रो में जब हम घुसते हैं, समवेयर अराउंड आपका, इससे कुछ साल पहले अगर आप देख रहे हैं, एक स्पीशी
का जन्म हुआ या एक स्पीशी ने डेवलपमेंट किया अपने आप को? ऑस्ट्रोफिलेंथस। ऑस्ट्रो, PHIL, PHIL, PHIL NTUS, और ऑस्ट्रोफिलेंथस। कई जगह उसको कस भी लिखा है, CUS, है ना? ऑस्ट्रोफिल्स, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोफिल्स। ये जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है, अब नीचे मैमल्स ही है ये सब। ज्योग्राफी की टर्म्स में वी ऑल आर मैमल्स। ये क्या करेगा? दिस इज बेसिकली राइट नाउ ही इज इन केनिया, ये केनिया में है। और इसने, कहा जाता है, सबसे पहले टूल्स को यूज करना शुरू किया। किसको यूज करना शुरू किया? टूल्स को यूज, मतलब इसने सोचने समझने की शक्ति आ रही है थोड़ी इसके पास। तो जब हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को पढ़ते हैं, हम 3-4 चीजें इकट्ठी जोड़ रहे हैं। थोड़ी सी ज्योग्राफी जोड़ी, पीलियोस्टीन, फिर हमने देखा आपका पेलियोलिथिक पीरियड जोड़ दिया, फिर हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रोफिल्स, ऑस्ट्रोफिलेंथस नाम करके एक स्पीशी है मैमल्स की, जो ह्यूमन में इवॉल्व होने की कोशिश कर रही है। तो इनके जो टूल्स होते थे, उस टूल्स को कहां पे पढ़ा गया है? कहीं ना कहीं आपके पैलियोलिथिक पीरियड में। तो इनके जो टूल्स थे, उनको यहां पर कहा जाता है ऑल्डोवन टूल्स। इनके जो टूल्स है, क्या कहा जाता है? ऑल्डोवन टूल्स। ऑल्डोवन टूल्स क्या हो गए? ये नाम है, मतलब ऐसे टूल्स, ऐसे पत्थर जो बहुत बड़े बड़े थे, इरेगुलर शेप्स। हर कैसे? तो ये क्या कर रहे हैं? जानवर आ रहे हैं, इनको उनको भगा रहे हैं, किसी जानवर को मार रहे हैं बड़े बड़े पत्थर से। जैसे आप थोड़े से साइकिक जैसे टाइप हो, तो आप इस तरीके से, मतलब चटनी बना रहे हो आप इस तरीके से। इसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट होना शुरू हुई। इस ऑस्ट्रोफिल के बाद जो अगला एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वो है होमो हेबिलिस। होमो, HOMO, होमो, HIBILIUS, होमो हेबिल्स। इतना छोड़ो, आप होमो हेबिल्स लिखो बस। होमो हेबिल्स, HOMO, होमो हेबिलिस, होमो हेबिल्स। ये है आपका 2.4 मिलियन से 1.4 मिलियन। अब देखो टाइमलाइन टूट रही है ना, और एंथ्रोपोलॉजी में टाइमलाइन और टूट गई। तो टाइम में इतना कंफ्यूज मत हो, बेसिकली हमको तो यही पढ़ना है। अब यहां पर हमारा कुछ भी इतना मेजर कंसर्न नहीं है अभी। इसको हम जोड़ेंगे कैसे? इसके बाद इसने और डेवलपमेंट हुई, नेक्स्ट एवोल्यूशन आया। इस नेक्स्ट एवोल्यूशन को हमने बोलना शुरू किया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, HOMOERECTUS, होमो इरेक्टस। ठीक है जी। ये जो होमो इरेक्टस था, ये आपके 1.4 मिलियन ईयर से आपके 15,000 BC तक चला गया। 15,000 BC तक, मतलब कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस कहां पर है? आपके लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं ना, पैलियोलिथिक पीरियड हिस्ट्री की टर्म्स में। यहां पर थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है यहां पर आपको? अगर आप देखोगे, इसके पास जो टूल्स है वो थोड़े से रिफाइन होने शुरू हो गए। अब यहां पे जो टूल्स थे, ये जो टूल्स थे, ये थे बहुत बड़े इरेगुलर शेप टूल्स, वेरी ह्यूज। लेकिन इसने इस पूरे टाइम पीरियड पर क्या देखा कि जब मैं चल रहा हूं, मेरे पे अटैक हो सकता है, और उसके 2 आर्म्स क्या हो गई? फ्री। वो बायपेडल हो गया, मतलब 2 पांव पे चलने वाला हो गया। आस्ते आस्ते हमने देखा कि वो क्या करेगा। ये होमो इरेक्टस ने क्या करना शुरू किया था? क्या बताया था आपको मैंने? डिस्पर्सल, माइग्रेशन। तो ये एक जगह जाता है, कहां पर? स्पेन में। कहां जाता है? स्पेन में, सेंट एक्विलियन। इसीलिए वहां पर इसने देखा, थोड़ी इसको समझ आई, इसके टूल्स जो थे, अब वो कैसे हो गए थे आपके? एक्स शेप्ड। ये जो एक्स शेप्ड टूल्स होते हैं, इन टूल्स का नाम हो गया एक्विलियन टूल्स। ACHLEUAN या ACHLEAN, एक्विलियन टूल्स, ACHEULIAN। अब जितना जितना आगे जाओगे स्पेलिंग चेंज होती रहेगी, जैसे चंबा की स्पेलिंग भी चेंज हुई है, ठीक है ना? एक्विलियन टूल्स या फिर एक्विलियन टूल्स, मतलब एक्स शेप्ड टूल्स, ऐसे करके पढ़ते हैं आप। तो आप पढ़ोगे हिमाचल में या इंडिया में एक्विलियन टूल्स वर फाउंड। तो एक्विलियन टूल किसके होते थे? होमो इरेक्टस के।
तो होमो इरेक्टस हमारे पास भी आया होगा शायद, ऐसे रेफरेंसेस है। तो ये जो घटनाएं घट रही है ना, ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है, ये किस पीरियड में हो रहा है? प्लीस्टोसिन पीरियड में ही हो रहा है, आइस एज में ही हो रहा है। लेकिन आइस एज के एंड में उसने माइग्रेट करना भी शुरू कर दिया है ताकि वो लाइफ को सस्टेन कर सके। ऑनलाइन किसी को दिक्कत समझा रहा है आपको? ये हमने कल पढ़ा, पर मैंने आपको ये नहीं पढ़ाना था, ये एंथ्रोपोलॉजी हमारा काम का नहीं है, पर एटलीस्ट आपका चलो डाउट क्लियर हो जाएगा, बेटर है। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर एक नई पीरियड शुरू हुआ, होलोसीन। ये आज तक चल रहा है। तो होलोसीन कब शुरू हो रहा है? होलोसीन शुरू हो रहा है भाई 999 बीसी में, या कायदे से बोलूं 10,000 बीसी से लेकर टिल प्रेजेंट आइस एज खत्म हो रही है। जब आइस एज खत्म होना शुरू हुई तो होलोसीन में बहुत सारे होमो आ गए, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। अब जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो आपकी अब होलोसीन पीरियड के आसपास शुरू हुई। तो जो सबसे पहला बंदा यहां पर निकला, अब होमो इरेक्टस हो गया। होमो इरेक्टस के बाद आप देखोगे होमो निएंडरथल्स, निएंडर्स, आप इनको प्यार से लिखो निएंडरमैन। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? निएंडरमैन। अब ये जो निएंडरमैन है ये भी आपके यूरोप में ही है, समवेयर इन निएंडर वैली, जर्मनी। निएंडर वैली कहां पर है? जर्मनी में। तो निएंडर वैली जर्मनी में है, उसके साथ एक और बंदा रहता है, वो कौन है? इरेक्टस। वो कहां पे है? कहीं स्पेन में। ये आपस में लड़ेंगे, ये जब लड़ेंगे ये हार जाएंगे, ये हार जाएंगे तो इनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। जब इनको घर छोड़ना पड़ेगा, दे विल ट्राई टू माइग्रेट टू सम अदर प्लेसेस। उसमें से एक प्लेस क्या हो जाएगा? भारत, क्योंकि यूरोप में ही थे ये निएंडर भारत में नहीं आएगा, मैंने कल भी बताया था। ये हमारा, ये हम नहीं है, हम भारतीय नहीं है, ये हमारा एवोल्यूशनरी कजन है। ये हमारा क्या है? एवोल्यूशनरी कजन। हम कौन है? इरेक्टस। हम भारत में कौन है? इरेक्टस। तो ये क्या है? हमारा कजन है। तो ये भी इंसान ही। तो यूरोपियंस क्या है? ऐसे लार्जली फेयर स्किन्ड। ये कैसा है? थोड़ा डार्क स्किन्ड। ये फेयर स्किन्ड होगा क्योंकि ऊपर जर्मनी, ऊपर ऊपर क्या है आप देखोगे, स्पेन तो नीचे रहेगा, जर्मनी ऊपर 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 जाते रहोगे, टेम्परेट में जा रहे हो, सन कम है, ये फेयर स्किन होता रहेगा। और ये नीचे नीचे आता रहेगा ट्रॉपिक्स में, ये कैसा होता रहेगा? सांवला होता रहेगा, हमारी तरह डार्क स्किन। समझ आया? उसी को आप क्या बोलोगे? मतलब मैं आपको लॉजिकली इलॉजिकल बात बताता हूं, लॉजिक में, मे बी दिस निएंडर विल बिकम आर्यन, व्हाइट स्किन्ड, एंड दिस इरेक्टस विल समहाउ विल बिकम डार्क स्किन्ड पीपल, दासायु या फिर दास। आगे जाके ये पहले भी हारा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये आगे भी हारेगा, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ये भी आगे भी हारेंगे। ये ऐसे करके चल रही है कहानी। ठीक है ना? ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट था। अब यहां पर इसको समझना, यहां पर ये जो टूल यूज करेगा उसको बोलेंगे आप माउसटेरियन टूल्स। माउसटेरियन टूल्स, MOUSTERIAN, माउसटेरियन टूल्स। छोटे टूल्स यूज करेगा ये, और जो माउंटेन में यूज होंगे। अब ये क्या करेगा? ये केव्स वगैरह में रहना शुरू करेगा। ही विल स्टार्ट लिविंग इन द केव्स। अब ये क्या करेगा? इसको दुख लगेगा अगर किसी को इंजरी होती है, ये उनकी केयर करना शुरू करेगा। फिर इसका कोई आसपास अपना बंदा मरेगा, उसको ये बरियल भी करेगा, उसको दफनाएगा भी। ये इतना एडवांस हो चुका है, ये इतना एडवांस हो चुका है। 4 लाख से 40,000, 4 लाख से आपका 40 के लिख दिया मैंने इसमें ऐसे करके, पर ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, बट आप समझो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको प्रीलिम्स में अगर कभी यूपीएससी देते हो आप, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से किस बंदे ने बरियल शुरू किया था? क्या बरियल भारत में शुरू हुआ था? नहीं। इट इज अ प्रैक्टिस फॉलोड इन यूरोप। कॉफिन कुफिन आपने देखा है ना, हमारे तो जलाते हैं। ठीक है, फायर की दिक्कत है ना भाई। जर्मनी अभी भी हायर पार्ट्स में देखोगे इट इज टफ टू लिव, कनाडा वगैरह पोर्शन ऐसे ऐसे करके। इससे जब आगे को आए तो
इसी के साथ साथ अब इमेजिन करो होमो इरेक्टस जो है आगे को चल रहा है समवेयर आपका 300 से 200, 300 से 200 KWA, है ना। यहां पर एक नया ब्रीड आया, एक नया ह्यूमन आया जिसको हम क्या बोलते हैं, होमो सेप्स, होमो सेपियंस। ये हम पहुंच गए जी होमो सेपियंस। अब ये जो होमोसेपियन है, ये जो पहला होमोसेपियन स्कल है, आज आपको मैं फोटो भेज दूंगा इनके स्कल्स की, ठीक है ना। ये आपको इथोपिया में देखने को मिला, इसलिए लाइफ जो शुरू हो रही है कहां पर हो रही है आपकी, इथोपिया में, आपके अफ्रीका में, ठीक है। तो ये जो होमोसेपियन थे, इसका एक नाम रखा गया जब इसके खोपड़ी को ढूंढा, ओमोकिबिश वन। ये जो खोपड़ी मिल रही, ये जो बंदा मिला होमोसेपियन मैमल जो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, इसका नाम क्या था, ओमोकिबिश वन। यहां से हमारा भाई एवोल्यूशन शुरू हो गया। अब ये जो ओमोकिबिश है, ये जो इसको नाम दिया है ओमोकिबिश, हमारे भी दिए हुए यहां पे नाम, हमारे जो स्केलेटन्स मिले दो मिले थे, एक दिया हुआ है शिव, एक दिया हुआ है राम, रेफरिंग टू आर गॉड्स। ये हमारा, दैट इज नॉट आर सिलेबस, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, वो हमने क्या पढ़ना, राम है शिव है, हालांकि ये भी नहीं है, बट आप इसको समझो। ये जो ओमोकिबिश है, इसमें और पिछले जो थे निएंडर, इरेक्टस और हेबिस और प्रोटो, इसमें क्या फर्क थी भाई, इसका जो खोपड़ी थी वो छोटी थी और इसके क्या था, चिन्ह। एक चीज यहां पे क्या लगी लोगों को कि भाई इसके तो चिन्ह है, और इसका जो ब्रेन का साइज था भाई वो बहुत तगड़ा था, क्योंकि ब्रेन का साइज तो यहां पे भी लग रहा है कि हो ही रहा है तगड़ा। इसीलिए ये जो ओमोकिबिश वन है, या ये जो होमोसेपियन है, ये क्या है, ही इज द फर्स्ट ह्यूमन, ही इज द फर्स्ट ह्यूमन, मतलब फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन स्केलेटन है ये। इट इज द, ही इज द फर्स्ट ह्यूमन मॉडर्न स्केलेटन अकॉर्डिंग टू एंथ्रोज, या अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, नॉट एग्जैक्टली हिस्ट्री बट एंथ्रोपोलॉजी, ये है ओमोकिबिश वन। समझ आया जी, ठीक है। अब 70,000 आगे 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 आगे, अब क्या चल रहे हैं, होमो सेपियंस, सेपियंस, दो लगते हैं अब, होमो सेपियंस, सेपियन मतलब मोटाई मॉडर्न मैन, विच मीन्स अस, हम लोग, होमो सेपियन सेपियंस। अब हम कैसे हैं, चिन्ह भी है, दिमाग है पर है नहीं, अब हम ऐसे, ये इस तरीके से है। समझ आ गया आपको, ये इस तरीके से है, इसकी कोई स्क्रिप्ट है नहीं है। तो हम इसको हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ दो तरीके से, एक पैलियोलिथिक एज और दूसरा मीजोलिथिक एज, तीसरा नियोलिथिक एज। लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखोगे, कल दोबारा लास्ट बार बता रहा हूं मैं, ऐसे बाकी पूछ लेना, ये हो गया आपका और ये हो गया आपके, बस ये पढ़ा था। समझा क्या आपको, सीन मतलब एरा, पीरियड, और ये जो सीन्स हैं ये किस पीरियड, किस मेन पीरियड के सब ईयर्स है, सीओ, सिनो, सिरो जो भी है आपका वो, सीओ जो भी है, इस तरीके से। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ईरा, हमने एक सेंचुरी ली 100, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले 50 साल फिर 50 साल। पहले 50 साल में हमने देखा एवोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम मैमल टू अ ह्यूमन फॉर्म, और आखिरी 50 साल में हमने क्या देखा, वो क्या बन चुका है, ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ होमो सेप्स। ये है इस तरीके से, ये समझाया था मैंने कल आपको। समझ आ गया जी आपको कल, ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत इसमें, बस इसी में हमने करना है। तो इसी में ना अगर आप देखोगे कैसे लगता है हमको पता, मैं आपको एक साइट बताता हूं कैसे काम आएगा आपको, ये भी आपके काम आ जाएगा। ये है भीम बेटका, भीम बेटका, पुराना नाम कोटा, अब है टका। भीम मतलब भीम, लॉर्ड भीम, बेटका मीन्स, बेटका, बेटका मीन्स क्रैडल, भीम के झूले झाले होते थे बोलते एक टाइम पे। ये भीम बेटका में मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, ये माउंट था एक टिला, ये एक टिला था, मैंने इसको खोदना शुरू किया। सबसे पहले जब इसको मैंने खोदा, तो सबसे पहले जो मुझे टूल मिला होगा
वो किसका मिला होगा मुझे? लार्जली नियोलिथिक का, क्योंकि सबसे फ्रेश पीरियड था ये। फिर उसके नीचे जो मुझे टूल मिला होगा वो किसका मिला होगा मुझे? मीजोलिथिक का। उसके नीचे जो मुझे टूल मिला होगा वो किसका मिला होगा? पेलियोलिथिक का। लेकिन हम पेलियोलिथिक को पेलियोलिथिक नहीं बोलते, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? टूल्स के नाम से। जैसे ओल्डोमन टूल्स, वो तो होगा नहीं। इरेक्टस के पास कौन से टूल्स थे? एक्यूलियन टूल्स, यही मिलते हैं यहां पे। मतलब वी विल ऑलवेज ऑलवेज फाइंड सम एक्स। तो एक्स वाला कौन था? इरेक्टस। हमारे पास यहाँ पे मोसेंट्री टूल्स भी नहीं है, तो नेंडर्स नहीं आए थे यहां पर। तो जब आप जहां पे भी आपको एक्यूलियन टूल्स आप पढ़ोगे एंशियंट हिस्ट्री में, सीधा क्या है? एक्स वाले टूल्स एंड बिलोंग टू सम एरेक्टस, होमो एरेक्टस, ऐसे करके पढ़ते हैं। ये होती है आपकी वर्टिकल डिगिंग। अब इमेजिन करो, इससे इससे पीछे एक बंदे थे, ऑस्ट्रोफेलेंथस। क्या पता ऑल्दोवन टूल्स भी मिल जाता। अगर ऑल्दोवन टूल्स मिलते या ऑल्दोवन रॉक्स मिल जाते, कार्बन डेटिंग प्रूव कर देती, फॉसिल डेटिंग प्रूव कर देती, तब हम क्या बोलते? कि ऑस्ट्रोफेलेंथस भी भारत में थे और मध्य प्रदेश में थे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या थे आपके? इरेक्टस। क्यों? क्योंकि हमको एक्यूलियन टूल्स मिले हैं उनके। ऐसे करके हम हिस्ट्री और ह्यूमन मैन काइंड को लगाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो एक्यूलियन टूल्स है, ये कहां कहां मिले? ये जो टूल्स है, अगर आप देखोगे, ये आपको सोहन वैली, आज का जो पाकिस्तान है, वहां मिले। उसके बाद हमारे जो शिवालिक्स है, इवन अगर आप देखोगे, जब आप हिमाचल प्रदेश पढ़ते हो, सम टूल्स, जैसे आपने पढ़ा होगा रौर कांगड़ा में, देहर वगैरह में क्या मिली है? आलमंड शेप्ड एक्स। तो आलमंड शेप्ड एक्स क्या हुआ? एक्यूलियन टूल्स। मतलब होमो इरेक्टस था हिमाचल प्रदेश में भाई, कांगड़ा में होमो इरेक्टस था। ऐसे करके निकलती है हिस्ट्री। ठीक है ना? फिर एक और जगह है बोरी महाराष्ट्र। बोरी महाराष्ट्र, वहां पे भी आपको एक्यूलियन टूल्स देखने को मिलेंगे। होमो इरेक्टस कहां से कैसे लग रहा है पता? ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। फिर हमारे पास है अट्टीराम पक्कम, तमिलनाडु। अट्टीराम पक्कम, इसको मैपिंग में करेंगे, अभी लिख दो आप। अट्टी क राम पक्कम, तमिलनाडु। बोरी महाराष्ट्र बहुत मेजर साइट है, हमारी हिस्ट्री में आती रहेगी बार बार। फिर क्या हो गया? इसमपुर कर्नाटका, ISAMPUR, इसमपुर कर्नाटका, इसमपुर कर्नाटका। ये जो टूल्स है ना मिले हुए, टूल्स मिले हुए हैं, ये जो टूल्स मिले हैं किसके हैं? एक्यूलियन टूल्स। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कहां लिखा था? ये है ना एक्यूलियन टूल्स। तो ये जो टूल्स हमको मिले हैं ना, दे आर समवेयर 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड टूल इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? कि ये जो होमो इरेक्टस था, ये दो जगह इकट्ठा गया। ये अफ्रीका से जब इसने चलना शुरू किया होगा, एक ब्रांच गई होगी कहां? स्पेन। और एक ब्रांच कहां आई होगी? भारत। लेकिन एक चीज, लेकिन इसका नाम एक्यूलियन क्यों पड़ा? क्योंकि स्पेन में सेंट एक्यूलियन करके जगह है। ये क्यों है? क्योंकि भारत की हिस्ट्री जो खोजी गई थी, वो गई है 1904 में लिखी गई है। उसकी जो छानबीन करने वाला है वो का अलेक्जेंडर कनिंगम, 1862 के बाद। उससे पहले इनके बारे में पता कर दिया था किसने? यूरोपियंस ने। तो अगर इंडिया में पहले होती ना खोजबीन, तो शायद इस एक्यूलियन की जगह नाम होता सोयन, SOEN, या नाम होता शिवालियन, या नाम होता बोरियन, या नाम होता रामपट्टम, या नाम होता कर्नाटकम। कुछ भी नाम होता, भारत के नाम पे होता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हिस्ट्री थी पहले किसकी हिस्ट्री लिखी गई है? इंडिया की कि यूरोप की? यूरोप की। तो हिस्ट्री लिखने वाले, खोजबीन करने वाले कहां? रेनिसा कहां है यहां पहले? यूरोप में। साइंटिफिक टेम्पर कहां जागा पहले? यूरोप में। इसलिए हिस्ट्री कहां की है? यूरोप की। इसलिए नाम यूरोप की है सारे। ऐसे करके भी है ये। ठीक है ना?
तो ये कुछ है, लेकिन आज का जो हिस्टोरियन है वो इन चीजों को भाई नहीं मानता। वो ये बोलता है कि वी डू नॉट एग्री कि हम इतने पुराने हैं, ये बोलता है कि हम तो इससे भी पुराने हैं, हो सकते हैं शायद। ठीक है ना, तो अब उसके ऊपर खोजबीन चली हुई है बेसिकली। ठीक है ना, इसमें अगर आप देखोगे सम एविडेंसेस हैव बीन फाउंड इन नर्मदा ऑल्सो, हंथौरा, वो तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। आर्केनियन होमो, वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, जिसको हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम देख रहे हैं कैसे कैसा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लिखो आप, द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 10, कनेक्ट कर देते हैं इसको, द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश 10, सॉरी इंडिया, बोल तो दो कि क्या पढ़ा रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 10 डैश 99%, 99% is based is based on archaeological findings, is based on archaeological findings, thereby making thereby making prehistory of India, thereby making prehistory of India, prehistory of India। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे जाओ, या अगर आपने शुरू किया है बड़ा बड़ा लिखो, क्लास 1 सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बड़ा बड़ा, क्लास 1 सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो इंडिया में हिस्ट्री कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव प्री हिस्ट्री, इट इज बिफोर 2500 बीसी, मतलब सारा स्टोन एज। देन वी हैव प्रोटो हिस्ट्री, यह है आपका 2500 से 1300 बीसी। कई जगह इसको 1500 भी डाला है, कई जगह इसको 1700 भी डाला है, ये मैटर नहीं कर रहा अभी यहां पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अर्ली हिस्ट्री, नॉट एंशियंट, वी विल राइट अर्ली हिस्ट्री, एंशियंट तो चल ही रही है, इट इज अर्ली हिस्ट्री। ये जो अर्ली हिस्ट्री है, दिस हिस्ट्री इज लार्जली नोन एज द गोल्डन पीरियड, लार्जली। इसमें जनपद वगैरह आएंगे, कनिष्क, कुषाण, गुप्ताज वगैरह सब है इसमें। कब? 6 बीसी से 6 एडी। और इस टाइम पीरियड पर भारत दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। और साउथ में क्या चलेगा? संगम लिटरेचर। और हमारे क्या चलेंगे इधर? आपके मोनार्क्स, मतलब सारे आ गए ना इसमें। अब इसमें मगध आ गया, इसमें शुंगा आ गया, फिर तो डिवाइड होगा। अब हिस्ट्री कैसी है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझोगे, महाभारत का एग्जांपल डालेंगे हम इसमें, फिर थोड़ी और क्लैरिटी होगी। प्री की टाइमलाइन आप ले लो 2.5 मिलियन से 2500 बीसी तक, ये आर्य शर्मा की है, इतनी लंबी है ये, बिफोर, मतलब जितना मर्जी टाइम ले सकते हो आप। लेकिन 2.5 मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है जो ह्यूमन फॉर्मेशन है वो आपके कब हो रही है? पीलियोस्टीन में, इसलिए 2.5 ले रहा हूं मैं, ऐसे लेते हैं इसको। तो जब आपको डेटे याद नहीं याद रहती ना, हम उसके लिए क्या लिखेंगे? बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, अर्ली फर्स्ट, लेटर सेकंड, ऐसे ऐसे करके। मतलब जरूरी नहीं है आपको, हिस्ट्री ऑप्शनल में है, जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली लिखे भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। आप लिखो इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया अटेन्ड फ्रीडम, ब्रैकेट बता सकते हैं। तो डेट्स के ऊपर आपने परेशान नहीं होना है, प्रीलिम्स के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है। यहां आप लिखो इन द क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं? 4। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी टू फेमस मूवमेंट्स टुक प्लेस इन इंडिया, स्वदेशी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसे चलता है काम। जरूरी नहीं आपने ईयर मेंशन करना है, ये होता है जीएस के काम। हिस्ट्री कैन नेवर बी डिसाइडेड ऑन अ सिंगल डेट। मैं कैसे बोलूं आपको कि भाई
मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हुई? मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हुई? हाँ जी, 1498 में। आपके लिए कब हुई? किसी के लिए 1857 है, कंगना रनावत के लिए 2015 है, किसी के लिए 1707 है, किसी के लिए 1705 है, किसी के लिए 1764 है, किसी के लिए 1757 है। ऑनलाइन आप में से किसी की कोई डेट मॉडर्न हिस्ट्री की कैसे लगेगा पता? कन्फ्लिक्ट्स है ना, ट्रांजिशंस हो रहे हैं। इसीलिए जो हिस्टोरियन होते हैं, ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसको हम कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसको नेवर एवर से अ पर्टिकुलर डेट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये जीएस नहीं है। अब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। अब चलो ये हो गया मान लो, अब मैं बोल रहा हूं मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री की क्या डेट है बताओ? नहीं, उससे पहले आ गए थे मुस्लिम्स तो। बोलो फिर। कोई डेट्स नहीं है, देर आर सेंचुरीज। जैसे कैसे डिसाइड करते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ट्रांजिशन। मैंने आपको पहले दिन क्लास में यही बताया था कि हिस्ट्री इज ट्रांजिशन। तो मेरे पास 15 सेंचुरी है, मेरे पास 16 सेंचुरी है, मेरे पास 17 सेंचुरी है, मेरे पास 18 सेंचुरी है, मेरे पास 19 सेंचुरी है। यहां पर ट्रांजिशन सिर्फ एक था। एक मैं कह सकता हूं लोधी आए 1400 में, और एक मैं कह सकता हूं पोर्चुगीज आए, और कुछ नहीं हुआ है। इसमें 1500 में मैं कह सकता हूं मुगल आए, और मैं कह सकता हूं इंग्लिश, डच, और लार्जली आप देखोगे अदर यूरोपियंस का आगमन हुआ। और हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ। वो जो 1600 है ना, वो तो कंपनीज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट यूरोपियंस जो आ रहे हैं, ये आएंगे फिर रेकी करने आएंगे, देखेंगे ये क्या है, वो क्या हो रहा है, वो फिर कंपनीज है। 1605, 1602, 1664, वो कंपनीज है ना। यहां पर क्या हो रहा है? नथिंग मेजर इज हैपनिंग देयर। 18 सेंचुरी 1700 में क्या हो रहा है? औरंगजेब की डेथ हो रही है, मेजर इवेंट। डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मेजर ट्रांजिशन। उसके बाद वॉर्स हो रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, द रीजनल किंगडम्स आर डिसमेंटलिंग, मेजर ट्रांजिशन। और क्या है? मराठास डिक्लाइन हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे, मैसूर खत्म हो जाएगा। और क्या है? फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, रिटर्न गवर्नेंस शुरू होगी भारत में। ट्रांजिशन आ रहे हैं ना। पहली बार आप देखोगे ह्यूमंस के लिए लॉ बनेंगे, कॉर्नवालिस कोड। तो ये ट्रांजिशन हो गया ना। इसीलिए शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार मॉडर्न हिस्ट्री बिगिंस इन 1757, क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। 19 सेंचुरी में, मतलब 1800 से 1899, किसका एंड हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्या शुरू हो रहा है? क्राउन रूल। क्या शुरू हो रहा है? इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। क्या शुरू हो रहा है? इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। क्या शुरू हो रहा है? फर्स्ट पैन इंडिया रिवोल्ट 1857। इसीलिए जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, जैसे आपका खासकर बिपिन चंद्र, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम 1857, जो आपका एंशियंट, सॉरी, जो आपका एलाइड और एंटी का सिलेबस है। लेकिन दो चीजें पता है, देयर आर ओनली 2 सेंचुरीज विच शुड बी रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक ये, एक ये, लेकिन ईयर नहीं बोल सकते आप। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, से कि द मॉडर्न इंडिया बिगिन या स्टार्ट्स इन द 18th century, एंड गिव फ्यू रीजंस इन द इंटरव्यू। नेवर एवर से कि भाई 1857 सर, क्यों बोला? और ट्रांजिशन ही नहीं हुआ है कुछ जिंदगी में। तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि सेम इज मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड का जो आप ट्रांजिशन देखोगे सोसाइटी का, दैट इज समवेयर अराउंड 600 साल। उससे आप देखोगे मुस्लिम इस्लामिक वेव्स आना शुरू होती है। तो आपके जो मेडिवल हम यहां पे लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं 600 से 1757। और उसके बाद आपका आता है सीधा आपके मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से टिल डेट, क्योंकि जो कल पढ़ा था वो भी क्या हो गई है? हिस्ट्री। फिर इस मॉडर्न को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है।
एक है ब्रिटिश मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कब तक चलेगी 1947 तक, और एक चलेगी आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1947 से कब तक चलेगी, टिल नाउ। ये आपके सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, दिस इज हिस्ट्री फॉर अस एंड वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री इन सच परस्पेक्टिव। ठीक है ना। तो हिस्ट्री में क्या क्या हो रहा है अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री में हम अभी क्या क्या पढ़ेंगे, वी विल रीड सम इवेंट्स। अब हम सारे इवेंट्स पढ़ेंगे, उन इवेंट्स को सब्सटीनेट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कुछ एविडेंसेस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसका कंटेक्स्ट। ये हो गया जीएस। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे अलग से, इंटरप्रिटेशंस। ये क्या हो गए, हिस्ट्रियोग्राफी। तो यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ, सब हेडिंग डालो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आपको मैं ये सब देता रहूंगा एक एक करके। देखो जी, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ये बेसिकली क्या है, मैंने लगाई हुई है, हाँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये बेसिकली क्या है, और इसमें हम क्या देखते हैं। आर्कियो, आर्कियो का मतलब है इनसाइड द अर्थ, लॉजिकल का मतलब है एनीथिंग विच इज साइंटिफिक, विच इज डाटा बैक्ड। तो जब भी आप अर्थ के अंदर कुछ ढूंढोगे, वो क्या बन जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दीज कैन बी रिटन, दीज कैन नॉट बी रिटन। लेकिन एक चीज इनकी बड़ी खास है कि सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होंगे, टेंजिबल बाय नेचर। आप इनको देख तो सकते ही सकते हो, और आप इनको छू भी सकते हो। तो सबसे पहले लिखो आप, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना। इसमें लिखो, स्टडी ऑफ मटीरियल रिमेन्स, स्टडी ऑफ मटीरियल रिमेन्स, थ्रू, थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड excavation, through exploration and excavation is known as archaeological, is known as archaeological study of history, archaeological study of history। तो मुझे क्या करना है इसमें, जो अर्थ के मटेरियल रिमेन्स हैं उनको ढूंढना है। ये कुछ भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, सिक्के मिल सकते हैं, पिलर्स मिल सकते हैं, एडिक्ट्स मिल सकते हैं, स्तूप मिल सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिल सकती है, और क्या मिल सकते हैं, पॉट्स मिल सकते हैं, टूल्स मिल सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, इकोफैक्ट्स मिल सकते हैं, बायोफैक्ट्स मिल सकते हैं, एनीथिंग एल्स। अर्थ के नीचे से कुछ भी निकले और उसके पीछे कुछ लॉजिक हो, साइंटिफिक एविडेंस हो, वो क्या बन जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये कुछ भी हो सकता है, ये किताब भी हो सकती है अगर वो प्रिजर्व रह गई जैसे तैसे करके। फिर उसकी जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो बन जाएगी लिटरेरी सोर्स। लेकिन वो पहले क्या है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। एक है मैंने किताब लिखी और दीवार में रख दी ऐसे करके शेल्फ में, एक दीवार मुझे मिल रही है, इसमें फर्क है। वो रॉ फॉर्म में उसको प्रिजर्व करना पड़े। अब देखो, अगर कुछ अर्थ के नीचे से मिल रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिजर्व। और अर्थ के नीचे जरूरी नहीं है कि ये 100% क्या हो, इंटैक्ट हो।
लॉस ऑफ डाटा या इसका जो डैमेज है वो भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। जैसे कोई पत्थर है, कोई शिला है, वो टूटी हुई भी तो हो सकती है, खंडित हो सकती है। तो प्रिजर्व करने के लिए यहां पर क्या लगेगा? पैसा। इसलिए ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब अर्थ के नीचे जो चीज है उसको मैं पर्सनल बायसनेस होगा उसमें मेरा? क्यों होगा? अर्थ के नीचे कोई चीज है, उसमें मेरी पर्सनल बायसनेस होगी? मेरी मेरी तो नहीं होगी। राजा की जरूर हो सकती है, राजा के कंटेक्स्ट में तो होगी ना। मेरे कंटेक्स्ट में है, इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। तो ऐसे से करके इसके आंसर्स निकालने हमने इन्हीं फीचर से। क्वेश्चन क्या बनेगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज से क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर बुद्धिज्म में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किस तरीके से हिस्ट्री को बताते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज किस तरीके से हिस्ट्री को दर्शाते हैं। रेफरेंस ऐसे करके आती है क्वेश्चन की यहां पर। ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे आप नेक्स्ट। अब देखो, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू, अंडरलाइन करके एरो लगा दो, छोटी छोटी की टर्म्स है। एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू डिटेक्टिंग अननोन साइट्स, डिटेक्टिंग अननोन साइट्स। जैसे ऐसी साइटों को ढूंढना जहां पर पोटेंशियलिटी हाई है हिस्ट्री के सबूतों को पाने की। जैसे मैं भीम बेकटा ढूंढ लिया, जैसे मैंने राखी गढ़ी ढूंढ लिया, जैसे मैंने सलानू मंडी ढूंढ लिया। मतलब ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। जैसे टूरिज्म है, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप नई नई जगहें। जब आपने उन चीजों को एक्सप्लोर कर दिया, उसके बाद आप उस चीज का क्या करोगे? यू विल स्टार्ट डिगिंग, यू विल स्टार्ट डिगिंग, यू विल स्टार्ट अनकवरिंग, देन यू विल स्टार्ट प्रिजर्विंग, एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग। मतलब उसको क्या करोगे? डिसाइफर करोगे। इट इज नोन एज एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन क्या हो गया? टेक्निक्स, टेक्निक्स यूज्ड फॉर, टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिगिंग, अनकवरिंग, आइडेंटिफाइंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिगिंग, अनकवरिंग, आइडेंटिफाइंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इज नोन एज एक्सकवेशन, इज नोन एज एक्सकवेशन। तो इसमें आप सब कुछ कर रहे हो। आपको मैंने क्या बताया, ये कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल। मतलब मैं बोल रहा हूं कि शिमला में खुदाई करनी है, तो वर्टिकल अगर मैं शुरू करूंगा, मेरे को शुरू करना पड़ेगा भैया पंता घाटी से आईएसबीटी। इसमें मैं लेयर्स में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ले जाऊंगा इसको। वर्टिकल में मैं आइडेंटिफाई करूंगा प्लेस, इसमें से मैंने आइडेंटिफाई कर दिया बीसीएस, और बीसीएस को मैं खोद लूंगा पूरा नीचे तक जब तक मैं बेड रॉक नहीं पहुंच जाता। अब मे भी यहां पर मुझे मिले जोगटा सर की कॉइन, फिर मुझे मिले संजय सर का कॉइन, फिर उसके ऊपरी लेयर में मिले मुझे रौनक सर का कॉइन, फिर मुझे मिले मेरा ही कॉइन, और फिर मिले मुझे किसी बच्चे का कॉइन। फिर उसकी मैं क्या करूंगा? कार्बन डेटिंग। फिर मुझे पता लगेगा कि भाई जो जोगटा सर थे, ये थे आज से 1000 साल पहले, ये थे आज से 500 साल पहले, ये थे 250 साल पहले। फिर इनको मैं क्या करूंगा? आइडेंटिफाई और कैटेगराइज। अब इनके सिक्के में देखूंगा मैं, जोगटा सर के सिक्के में पंच मार्क था और जोगटा सर की फोटो बनी थी और ऊपर एचपीजी के लिखा था, तो मैं ज्यूम करूंगा कि ही हैड अ ग्लोरियस पीरियड, और एचपीजी के बड़ा फेमस था इनके टाइम पे। संजय सर के टाइम में देखूंगा कि आगे ज्योग्राफी लिखा था और पीछे इन्वायरमेंट लिखा था, और पेड़ बनाए हुए थे। अब मैं इंटरप्रेट करूंगा क्या, कि शायद यहां पर पेड़ों की वर्शिप की जाती थी, ट्रीज वर कंसिडर्ड सेक्रेड, और यहां पे एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी है पेड़ों का।
फिर मैं रौनक सर के सिक्के देखूंगा, उसमें मुझे मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब की फोटो, और पीछे मिलेगी मुझे मुद्राएं, सिक्के। फिर मैं ज्यूम करूंगा, अच्छा इस टाइम पीरियड में शायद लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, आर्टिकल मतलब इक्वालिटी होगी, विमेंस के राइट हो सकते हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम बड़ा पोटेंशियल था। मेरे टाइम में मिलेगी कुल्हाड़ी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। फिर आप अज्यूम करते हो कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। ये होती है बायसनेस जो आप बोल रहे थे, मैं समझ गया था। लेकिन जो मैंने सिक्के बनाए हैं ना, उसमें बायसनेस नहीं हो सकती। फिर जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो मेरी अपनी सेकेंडरी ओपिनियन है, वो हो जाएगा सब्जेक्टिव। लेकिन जो सिक्के मिले वो क्या थे? ऑब्जेक्टिव। तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है? ये अच्छा है वर्टिकल, क्योंकि ये पूरे लेयर्स की हिस्ट्री देता है आपको, पूरा पता लगेगा आपको एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है ना, जैसे जोग्टा एकेडमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल फेमस, वर्टिकल फेमस। इसे क्रोनोलॉजी पता लग रही है ना, सीक्वेंस पता लग रहा है। तो क्या मैं, अब आपने कोई चीज समझनी है, नेवर से डायनेस्टी इन हिस्ट्री, वी कॉल इट कल्चर, वी कॉल इट कल्चर। तो यहां पर कितने कल्चर अनफोल्ड हुए? जोगटा कल्चर, संजय कल्चर, रौनक कल्चर, अभिनव कल्चर, या फिर स्टूडेंट कल्चर। तो कितने कल्चर अनफोल्ड हुए? 5। उन 5 कल्चर में क्या था? इस कल्चर में हिमाचल प्रदेश बड़ा फेमस था, इस कल्चर में इन्वायरमेंट की पूजा की जाती थी, इस कल्चर में लॉ पॉलिटी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, इस कल्चर में हिस्ट्री और हिमाचल, दोबारा रिवाइवल ऑफ हिमाचल हो गया इस कल्चर में। और इस कल्चर में मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स आ गए, सोशोलॉजी आ गया, पॉलिटी आ गया, बहुत सब सब्जेक्ट्स आ गए। सब कल्चर अलग अलग हो गए ना। तो वी नेवर कंपेयर इट विद डायनेस्टीज, वी से इट कल्चर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वर्टिकल डिगिंग है, इट गिव्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कल्चर्स? बिल्कुल ठीक। तभी तो मैं बता पा रहा हूं 2.5 मिलियन से कितना। अब इमेजिन करो कि शायद यहां पर एक मुंडी मिल जाए जोगटा सर के पर दादा की, वो होमोसेपियन 4 लाख साल पुराना, ऐसे करके। ठीक है, इसमें लिखो, इट गिव्स क्रोनोलॉजी ऑफ, इट गिव्स क्रोनोलॉजी ऑफ कल्चर्स, हेंस गिव्स, हेंस गिव्स। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने, वर्टिकल डिगिंग ने आइडेंटिटी प्रोवाइड की? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने वर्टिकल डिगिंग की, आइडेंटिटी मिल गई ना अब इसको, ये तो लुप्त थी, अब इसको क्या मिल गई? आइडेंटिटी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि वर्टिकल डिगिंग गिव्स आइडेंटिटी। इसका सेकंड पॉइंट है, लिखो, इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू द कल्चर्स, इट गिव्स आइडेंटिटी टू द कल्चर्स। ठीक है ना? बस वर्टिक हॉरिजॉन्टली लिखेंगे हम। अच्छा, ज्यादा महंगी कौन सी है, ये कि ये? पक्का कि हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है महंगी। जैसे मान लो आप घूमने जा रहे हैं, हाँ जी, ऑनलाइन ज्यादा महंगा कौन सा होगा, विच इज मोर एक्सपेंसिव? जैसे मैंने टूरिस्ट, मैंने, क्यों? ठीक है, ठीक है। मेरा एक हनीमून पैकेज है लद्दाख का, आपका भी है, सबका है। मैंने जाना है नॉर्थ लद्दाख, साउथ लद्दाख, वेस्ट लद्दाख, ईस्ट लद्दाख, अपनी बीबी को लेके। आपने जाना है ले, उतने दिन के लिए। ज्यादा महंगा क्या है? तो हॉरिजॉन्टल कौन सा है? तो महंगा क्या होगा? तो मशीनें भी तो ले जाओगे, अरे परे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैठेगी। जरूरी है, पंदाहाटी में कुछ नहीं मिला, टाइम वेस्ट। विकास नगर में कुछ नहीं मिला, टाइम वेस्ट। बीसीएस में मिला, फिर और आगे जा रहे हैं। समझा रहे ना आपको? क्या मतलब, जैसे अगर आप अपने रिसोर्स ज्यादा जगह यूटिलाइज करेंगे, आपकी टाइम एफिशिएंसी सब खत्म। सब खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम एक्सपेंसिव। तो आपने इसकी हेडिंग लगाई है, इट इज टू टाइप्स वर्टिकल फेमस। वर्टिकल फेमस है, वर्टिकल ही करते हैं, वर्टिकल ब्रैकेट में लिखो ना फेमस। सारे वर्ड, मतलब सारे, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया
कि भाई आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है कैसे होती है। आप बोलोगे सर थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन, विल डिफाइन। आप बोलोगे सर फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द साइट एंड देन वी एक्सकवेट। हाउ विल एक्सकवेट? बोले सर डिगिंग वगैरह करेंगे। वो आपसे पूछेगा हाउ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। आपको पता नहीं सर वर्टिकली, बात खत्म, हॉरिजॉन्टल नाम ही नहीं लो आप। फिर बोलेगा व्हाई नॉट वर्टिकल? बोलना सर इट इज एक्सपेंसिव, इट विल नॉट गिव अ सीक्वेंस, एंड इफ इट विल नॉट गिव अ सीक्वेंस इट विल नॉट गिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं होगी, फेक भी तो हो सकता है। सर पहले हॉरिजॉन्टल डिगिंग मतलब आई गेस होती नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा ना फिर डिगिंग करने का। नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल डिगिंग जो अब उठा है ये टर्म, हॉरिजॉन्टल डिगिंग तो लेटेस्ट टर्म है। इसको कहाँ हो रहा है? जहां पे कुछ अवशेष मिल नहीं रहे अब। यस। तो ये अब ये कैसा है? पहले मैंने राखी गढ़ी में किया, मैंने राखी गढ़ी को पूरा एक्सपोज कर दिया। अब मैं हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करूंगा उसके अरे परे, रोपड़ जाला जाऊंगा, आनंदपुर साहिब आ जाऊंगा, चंडीगढ़ आ जाऊंगा। तो पहला क्या करूंगा मैं? हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल। पहले मैं वर्टिकल करूंगा, पहले आई विल कंज्यूम ऑल द लेयर्स। जब मैंने सब कुछ उठा दिया ना यहां से, जैसे आप मोहनजोदारो बोलते हैं ना, हाउ वी डिसाइड द स्पेसिफिक प्लेस फॉर डिगिंग, उसके लिए स्पेशल सर्वेज वगैरह मिल रहे हैं आपको। उसके लिए आपके पास स्पेशल सर्वेज वगैरह है आपका इसमें। फिर जो रॉक है, सबसे पहले रॉक को ले जाओगे आप, रॉक को ले जाओगे, उसमें कार्बन डेटिंग करेंगे। उसमें अगर आपके 5520 ईयर्स का जो भी आइसोटोप निकल गया कार्बन का, वो आइडेंटिफाई होगी प्लेस। ये फिर आपका टोटल साइंस हो गया अब। ठीक है ईश्वर जी? तो मेरे को क्या करना है बेसिकली, मुझे क्या करना है, मेरे को एक जगह पे उठा, जगह तो मेरे को सारी पता ही है अब। अगर मुझे मान लो नई जगह ढूंढनी है, जैसे मेरे को बीसीएस ढूंढना है, तो बीसीएस में मेरे पास क्या है? ज्योग्राफी। वेयर विल आई सेटल? नियर द रिवर और नाला। तो पहले आपको ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी कि नदी नाला कहाँ है, फर्टाइल सॉइल कहाँ थी, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगा? जहां फर्टिलिटी है। फिर मैं वहां से एक पत्थर का अवशेष उठा लूंगा, उसमें कार्बन डेटिंग C14 आइसोटोप देखूंगा। हाफ द ईयर अगर हो गया, 5.20 ईयर तक का हो गया, वर्टिकल लेयरिंग शुरू। जब मैं उसको पूरा कर लूंगा, फिर मैं अरे परे भटकूंगा, फिर करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में मेरा समय बर्बाद होगा। इसीलिए तो इंडिया में अभी भी चल ही रहा है काम। वी आर ट्रैवलिंग, फिर जाते हैं नीचे, फिर आगे जाते हैं। तो फेमस आपको देखो ना, फेमस का कैसे लग रहा है पता? विच एक्सकवेशन इज प्रोवाइडिंग यू आइडेंटिटी? वर्टिकल, तो सब उसी से ही करेंगे, ऐसे करके। ये समझ आ गया आपको? तो स्पेसिफिक प्लेस फॉर डिगिंग के लिए मल्टीपल फैक्टर्स है, जिसमें से एक ज्योग्राफी भी है, फिर आपके पास स्पेशियल सर्वेज है, जियोथर्मल सर्वेज है, फिर आप बहुत कुछ करोगे। जैसे आप रेगिस्तान में भटक रहे हो, चले रहते हैं आप, देखो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए आपको ओल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, ओल्ड एंथ्रो भी पढ़नी पड़ेगी, इंसान कहाँ कहाँ जाता था। इसलिए जब आप मॉडर्न हिस्ट्री, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना ऑप्शनल, हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? द ज्योग्राफिकल सेटिंग। इसलिए मैं क्लास में भी बोलता हूं सबको, ज्योग्राफी से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब आप आर एस शर्मा पढ़ते हो, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, उपिंदर सिंह वगैरह पढ़ते हो, जो भी फेमस बुक्स है, सबसे पहला चैप्टर क्या होता है? द ज्योग्राफिकल सेटिंग ऑफ इंडिया। मैंने आपको कराया नहीं, मैं आपको ये करा सकता हूं। ह्यूमन लाइफ 3 जगह बसी। एक, नियर द पासिस, क्योंकि आने के लिए क्या चाहिए? पासिस। रिवर्स एंड रॉक शेल्टर्स, ऐसे पत्थर जो शेल्टर प्रोवाइड करते थे, आप उन्हीं जगह पे फिर वो करोगे। तो ज्योग्राफिकल सेटिंग पता होनी चाहिए। फिर आपके पास सैटेलाइट इमेजेस होगी, थर्मल इमेजेस होगी, जो आइडेंटिफाई कर देती है, ऐसे करके जी ये थोड़ा सा, ठीक है ना? चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे आप। द एक्सकेवेशन, द एक्सकेवेशन, चलो आपका आंसर भी देता हूं मैं इसमें। द एक्सकेवेशन इज लार्जली डन, द एक्सकेवेशन इज लार्जली डन ऑफ अ MOUND, माउंड। द एक्सकेवेशन इज लार्जली डन ऑफ अ माउंड, दैट इज किसी टीले का, या तो रिज हो गया, या कोई प्लेट्यू टाइप हो गया, मतलब कुछ भी एलिवेटेड पोर्शन है, कुछ भी एलिवेटेड पोर्शन है, वो आपकी प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रहेगा, फ्लैट सरफेस के अलावा। मतलब अगर आप गंगा प्लेन्स में हो, ऐसे करके, अब उसमें आपको कहीं दिख रहा है कुछ ऐसे टीला टाइप, आप इधर शुरू कर दोगे काम। ये ऐसे करके डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें जरूर क्या होगा नीचे? लेयर्स, वो कुछ भी हो सकती है। तो
तो जो माउंट्स है, टिले है, वो भी डिसाइड करवा देते हैं आपको कि हाउ विल वी डिसाइड द प्लेस फॉर डिगिंग। तो आपको इसको आसान है इसको खोदना, मतलब इसको खोदना आसान है क्योंकि जो मेन है वो उसके ऊपर काफी एलिवेटेड पोर्शन होगा, वहां से थोड़ा आइडिया मिल जाता है आपको, तो आपके पैसे पूसे बच जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें फिर है ना। चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे आप, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर ऑफ मेनी टाइप्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर ऑफ मेनी टाइप्स या कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखो, SICTEM, सिक्टम, SICTEM, सिक्टम। ऐसे हो गया साइट्स एंड सेटलमेंट, आई से लिखो इंस्क्रिप्शंस, सी से लिखो कॉइन्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टी से लिखो आप टूल्स, टेराकोटा। अब देखो टेराकोटा क्या है, नहीं 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 नहीं, टेराकोटा है बेक्ड क्ले, जी ईंटें बनती ना, ईंटें, बेक्ड क्ले बेसिकली, चिकनी मिट्टी को वो है, चाइना फाइंड है, वो भी टेराकोटा है। टेराकोटा ही है। तो ह्यूमन लाइफ आपको इधर बहुत मिलेगी, तभी आपके नॉर्थ वेस्ट में है टेराकोटा, टेराकोटा फिगरीन्स। तो अब अपने ज्योग्राफी पता है आपको कि मेरे टेराकोटा या मेरे रेड सॉइल या ऐसी क्ले कहाँ पर है, आप वहां पे माउंट देखो और काम शुरू करो। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ नहीं करना, यहाँ पे टेराकोटा ही नहीं, इस तरीके से डिसाइड करते हैं इसको हम। नालागढ़ में है और कांगड़ा में है, लेकिन इसलिए वहां पे खोजबीन हुई है, ठीक है ना। टेराकोटा एंड टूल्स, ई से लिखेंगे आप इको फैक्ट्स एंड बायो फैक्ट्स, eco facts and bio facts. What are eco facts? Environmental remains. And what are bio facts? Biological remains. जैसे मैंने बोला कि लोथल में राइस हस्क मिला, फिर हम देखेंगे जैसे कार्बन डेटिंग होता है वैसे ही बहुत सारा होता है, तो हम डिफाइन करेंगे कि ये चावल कितना पुराना था या क्या खाते थे क्या करते थे वो। और लास्ट है आपका एम, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आप ये करो मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, ठीक है ना, दिस इज द बेसिक। तो आपको ये पढ़ने हैं, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये आईसी, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी हम इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, नॉट रेलेवेंट टू अस या नॉट इंपॉर्टेंट टू अस। अब आप क्वेश्चन लिखो, हेडिंग डालो, इसके बाद ये हो गया बस, क्वेश्चन लिखो। क्रिटिकली एग्जामिन, critically examine dash point number 1 the archaeological sources या the archaeological remains, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पॉटरी भी आ जाएगा ना, वो देखो ना इसी का बनेगा वो, फिर पॉटरी भी डाल दो आप। टेराकोटा है। टेराकोटा में, टेराकोटा में डाल दो, चाहे अलग से डालना अलग से डाल दो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। चलो जी, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्रिटिकली एग्जामिन है ना। सबसे पहला है द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट a much more, a much more balanced, a much more balanced comma significant view of, significant view of historical evidence, historical evidence as compared to, as compared to literary sources, as compared to literary sources, justify, as compared to literary sources, justify। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे द इंस्क्रिप्शंस
स्लैश कॉइन्स, द इंस्क्रिप्शंस स्लैश कॉइन्स help in help in identifying and framing, help in identifying and framing the true history of डैश, डैश में एरो लगाओ नीचे को 3 आईवीसी, दूसरे एरो में लिखो मौर्यन, तीसरे एरो में लिखो XYZ, बुद्धिज्म, कुछ भी हो सकता है। मतलब समझा क्वेश्चन आपको कि कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस ऐसी चीज है जो ट्रू हिस्ट्री बताती है आईवीसी की, या ट्रू हिस्ट्री बताती है मौर्यंस की, या ट्रू हिस्ट्री बताती है किसकी, किसी भी चीज की। तो ये क्वेश्चन, यही से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको डील करेंगे, अभी हमारा आधा घंटा है, जैसा हमने आपको बोला था कि हम इसको डील करेंगे। ये हमारा टॉपिक है, फिर हम आस्ते आस्ते मंडे से पेस बढ़ा देंगे, ठीक है। मैं आपको अब नोट्स कैसे दूंगा, ये आपको प्रिंट, ये आपको मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम एपिग्राफी पढ़ेंगे कल। अब एपिग्राफी हमारे पास अराउंड 38 इंस्क्रिप्शंस है, वी हैव 38 इंस्क्रिप्शंस। उसमें से मैंने आपको 38 की 38 दी हुई है, लेकिन आपको उसको बड़ा सिलेक्टिवली उठाना है। उसमें से आपको 6-7 याद रखनी है, वो भी मैंने अलग से मेंशन की है। लेकिन 38 में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे हिस्ट्री बनती है, क्या मेरा काम है। फिर हमारे पास कॉइन्स है, फिर हमारे पास मॉन्यूमेंट्स है, फिर हमारे पास पॉटरी है, फिर हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है, फिर हमारे पास इको या बायो फैक्ट्स है। हमने क्या करना है, जो हमें पता लग रहा है इनसे, वो तो हम अभी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, मतलब आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को लिखना है, लेकिन उस क्वेश्चन में आपने क्या डालना है, थीसिस, एंटीथीसिस, और फिर क्या डालना है, सिंथेसिस। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो क्या कर रहे हैं, तो मार्क्सिस्ट बोलते हैं, कौन, कोसंबी और आर शर्मा बोलता है कि ये मटेरियल बेस है हिस्ट्री को जानने का, हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने का। ये एग्रीरियन क्लास को भी दर्शाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या मिला है, राइस हस्क। ये कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री को भी दर्शाते हैं, क्योंकि घोड़ा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी मिल रही है। और ये प्रोडक्शन फोर्स भी है, जैसे आपकी सील्स, हड़प्पन की सील्स ट्रेड करते थे तो प्रोड्यूस करते थे, प्रोड्यूसर्स है आप, तभी ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आप देखोगे, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो शायद इस चीज से डिनाई करेंगे, वो बोलेंगे कि बेशक ये चीजें हमको हेल्प कर रही है, लेकिन अगर आप देखोगे, ये जो थापर क्या बोलते हैं, रुमिला थापर, लेकिन इसमें बायसनेस बहुत होती है, जैसे आप बोल रहे थे कि जो इसको डीकोड करेगा ना, वो इसको बायसनेस से डीकोड करेगा। और जो इंस्क्रिप्शन होती है उसमें हमेशा राजा के बारे में अच्छा ही दिया होता है, तो इसमें हल्की सी क्या होती है, बायसनेस होती है। फिर हम देखेंगे कोई, फिर एक सिंथेसिस निकलेगा आपका, जैसे उपिंदर सिंह जी क्या बोलते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है, इससे बहुत कुछ पता लग सकता है। और जो बायसनेस है, आप उसको क्या कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो है प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स को अपन देखा नहीं कर सकते। उसी तरीके से अग्रवाल साहब क्या बोलते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन साइंस, साइंटिफिक मींस, जैसे C14, तो जो साइंस है वो झूठ नहीं बोल सकती। या फिर यूरेनियम डेटिंग, आजकल अब यूरेनियम डेटिंग चल रहा है, वो भी झूठ नहीं बोल सकता। या जैसे आपका पोलन एनालिसिस, ठीक है ना, पोलन यहां पे क्या है, आपके इन्वायरमेंट और बायोफैक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। अभी हमारा कंसर्न नहीं है कैसे हो रहा है, हमको सिर्फ क्या लिखने हैं, कीवर्ड्स। तो जब साइंस या आइसोटोप एनालिसिस, आइसोटोपी तो पता होगा आपको, या आपका फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा पता, जो रिंग्स होती है, पेड़ 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 में जब जितना बुढ़ा होता रहेगा उसकी रिंग्स आती रहेगी, समझ आ रहा है ना आपको। तो ये क्या हो रहा है इस तरीके से। अब चक्कर साहब क्या बोलते हो कि इससे आपको रीजन वाइज हिस्ट्री पता लग सकती है। तो हम लोगों को वो इसमें इंप्लीमेंट करना है, वो हम इस, आप इसको करेंगे, फिर हम उसको नेक्स्ट में सीखेंगे। तो ये सबके बारे में हमने लिखा हुआ है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं आपके कॉइन्स के बारे में, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है कॉइन्स का, कि इट टेल्स अबाउट द क्रोनोलॉजी। जो सिक्के है उसमें राजा का नाम है, डेट्स भी मेंशन होती है। अगर ये ना होना
तो पता ही ना चले, आधे राजा तो ऐसे लुप्त हो जाएंगे बेचारे छोटे मोटे। और रैप्सन साहब क्या बोलते हैं कि इट इज अ स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें क्या लिखा होगा, भाषाएं। अब जो भाषाएं थी, सबसे पहली जो स्क्रिप्ट थी वो थी आपकी बोडोफेरस। उसको बोडोफेरस पढ़ना आपने, वो आईबीसी की छोड़ो, वो प्रोनाउंसिएशन उसकी बोडोफेरस मेन है। उसके अंदर फिर आपको आईबीसी की वो मिलेगी, लेकिन उसको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। फिर जो पहली स्क्रिप्ट हमने डिसाइफर की वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर आपके पाली प्राकृत आई। लेकिन अगर आप देखोगे, जब हिमाचल भी हम थोड़ा पढ़ते हैं ना, थोड़ा हिमाचल से हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि त्रिगर्ता के सिक्के थे भाई ब्राह्मी और खरोष्टी में, और हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनका। लेकिन हम सिक्कों से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि दे न्यू द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्टी, रिलायबल सोर्सेज ऑल्सो। ठीक है। फिर कोसंबी जी क्या बोलते हैं कि दे रिप्रेजेंट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। सिक्के निकालने चांदी के, कॉपर के, फिर तो गोल्ड भी आ जाएगा, कुशान निष्का, जिसको हम क्या बोलेंगे गोल्ड को, निष्क निष्क। ठीक है। फिर शर्मा क्या बोलता है कि जो गुप्ता पीरियड था उसको आप कंपेयर कर सकते हो उसकी प्रॉस्पेरिटी को गोल्डन एज वगैरह को। इतना बताता है आपको सिक्का एक, क्योंकि जो सिक्के निकालेगा उसके सिक्कों में आइकोनोग्राफी होगी बड़ी खतरनाक। जैसे एग्जांपल, उडामराव के सिक्कों में क्या मिला है, हमने पढ़ा है शिव के नंदी भी मिला है। तो वैसे करके ये, अब मैंने आपको पांच पांच दिए हैं। इसमें हमने क्या, ट्राइडेंट है, बुल है, हमने क्या करना है इससे, आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने बल्कि नहीं समझना। आपने इसमें से जो आपको याद रह रहा है एटलीस्ट टू उठा दो, और ऐसे उठाओ जो कॉमन है। वैसे तो सब या कोसंबी कोसंबी अब यहां पे नहीं है, इधर भी देख लो, जो आपके कॉमन है उसको उठा के रखो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ज्यादा, क्योंकि शायद आपको शर्मा और व्हीलर ज्यादा आसान लगे, ऑनलाइन शायद आपको उपिंदर और एल्चिन आसान लगे, तो आपके पास एक चॉइस रहेगी। तो सब नहीं पढ़ने आपने। अगर आपको ज्यादा लग रहा है फिर हम इसको, मैं आपको खुद ही दो दो देता रहूंगा, पर दो से ज्यादा नॉट एडवाइज्ड, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है ना, दो से ज्यादा इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसके लिए भी यहां पर आपको मैंने पूरी की पूरी मैपिंग दी है, ये है आपके काम का, सिंपल। इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एपिग्राफी के लिए आपको थीसिस में तीन बंदे कौन कौन है फेमस, कोसंबी शर्मा और व्हीलर। एनडी थीसिस में थापर और होडर, और सिंथेसिस में उपिंदर और अग्रवाल। बस एटलीस्ट आप इनको तो लर्न कर सकते हो। अब इसमें से भी आप लर्न किसको करो, एपिग्राफी और कॉइन्स को। बस ये डाटा, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन अभी दो फॉर्म में ही आ रहे हैं। पर चलो कोई यूपीएससी देगा तो उसके लिए फिर अलग पर्सपेक्टिव है। तो एटलीस्ट आप ये जो, अब देखो ये तो कॉमन ही हो गया उपिंदर सिंथेसिस में। थापर, आप रोमिला थापर आपने एंटी सिंथेसिस के लिए याद रखना, कोसंबी और शर्मा आपने थीसिस के लिए याद रखना। बस सिंपल है, शर्मा और कोसंबी थीसिस, प्रो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव नेचर। एंटीथेसिस हो गया आपकी रोमिला थापर 1/13 है, और सिंथेसिस हो गया उपिंदर 1/13 है, उपिंदर सिंह। ये तो बड़े फेमस नहीं, तो किताबें भी इनकी याद ही रह जाओगे आपको। ऐसे ही हमने पूरा सिलेबस निकाल देना है। फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमने लार्जली क्या पढ़ने हैं, यही दो चीजें। तो ये हम, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने समझाने के लिए है इस तरीके से। ये तो मैं आपको समझाऊंगा कैसा है। तो यह है, तो जैसे इंस्क्रिप्शंस क्या रिवील करती है, इंस्क्रिप्शंस रिवील अबाउट पॉलिटिकल ऑर्डर्स, जिनोलॉजीज, लैंड ग्रांट्स जो ब्राह्मण्स को हम देते थे। जब आप हिस्ट्री में आगे जाते रहोगे आप इसको यूज करना सीखोगे। ये अभी आपको मुश्किल लगेगा कि मेरे को ये पूछना है कि जब आप हमें थीसिस देते हैं तो सब्सटेंट करने के लिए हिस्टोरियंस का नाम, हाँ हाँ हिस्टोरियंस का नाम डालना है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो दो तो ये लर्न करने ही पड़ेंगे। तो सिंथेसिस में हमेशा उपिंदर याद रखना आप, और एंटी सिंथेसिस में थापर होगी, और थीसिस में शर्मा और कोसंबी याद रखना, ये लिखना पड़ेगा आपको। कोट डालना पड़ता है उनका कि रोमिला थापर टॉक्स अबाउट फलाना फलाना। तो ये अभी एकदम नहीं समझ आएगा आपको आज या कल। जैसे हम 4-5 आंसर लिख लेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड इस पे डिवेल करना शुरू करेगा कि मेरे को नाम लिखना है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा है बेसिकली, दिस इज आवर होल आइडिया कि हमको इसको
कैसे करना है या हमारा क्या रहेगा। ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटली वी आर जस्ट राइटिंग अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। बॉडी आप एक बार खुद लिखोगे, आप चाहे जीएस का आंसर लिखो, अभी मैटर नहीं कर रहा है वो, इस पूरे हफ्ते कुछ मैटर नहीं कर रहा है, बस आप कल आंसर लिख के लाओ इस पीडीएफ से। यहां पे लास्ट में देखोगे मैंने दिया हुआ है हाउ टू यूज TAS, मतलब थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस इन आंसर। इसको ही पढ़ लो चाहे, बहुत है ये भी। ये वाला जो नोट है ये सेट थोड़ा बल्कि है, क्योंकि इसमें हम क्या बता रहे हैं, टू डू लिस्ट कि कैसे यूज करेंगे। इसके बाद के नोट्स होंगे एक एक दो दो शीट में खत्म है, इसको थोड़ा आपको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या है कि थीसिस में क्या बोलोगे कि जो आर्कियोलॉजी है वो इंपेरिकल डाटाएबल एविडेंस देती है, जैसे कुषाण के गोल्ड, रोमन्स गोल्ड, और अकॉर्डिंग टू शर्मा ये क्या बताता है, ये बताता है कि मोनेटाइज इकोनॉमी हुआ करती थी, ऐसे करके डेवलप होता है ये। इन कॉन्ट्रास्ट सम सोर्सेज आर बेसिकली एक तरीके से क्या है, फुल ऑफ बायसनेस, saying the same information again and again without any practical aspects। और कुछ गैप्स है, सच एज रोमिला थापर सजेस्ट्स समुद्रगुप्त प्रशस्ति एज द डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल एवरीवेयर, हेंस डाइल्यूटिंग द रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन राजपूत या किंग्स। फिर आप इसको क्या करोगे, फिर का सिंथेसिस दोगे, जो भी बात थी, जो भी बात थी, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कंबाइन coins, inscription and settlements, hence they portray political, geographical, cultural aspects as उपिंदर सिंह suggests about, फिर हमने कुछ लिख दिया, फिर इसमें कुछ कीवर्ड्स है। तो हम अभी ये कर रहे हैं, राइट डाउन इंट्रोडक्शन। एक हफ्ता हम इसको डिवेल करेंगे, एक हफ्ते के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा क्योंकि कैसे अपने आंसर्स को बनाना है या क्या करना है। इतना मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, उसके बाद आसान है। देखो अभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक क्या है, कैलकुलेटिव IBC, उधर फिर सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब लिखो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, या इसका एक सब थीम क्या है, इसकी एक सब थीम हो सकती है इंस्क्रिप्शंस, और दूसरी क्या हो सकती है आपके कॉइन्स, क्योंकि क्वेश्चन ये भी है, सेम ही जाएगा सब कुछ सेम। तो आप लिखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस स्लैश इंस्क्रिप्शंस स्लैश कॉइन्स डिपिक्ट द फर्स्ट phase of human life, depict the first phase of human life through excavation and exploration, excavation and exploration। अब एक इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंस, क्योंकि सिग्निफिकेंस पूछा है ना, तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है इंट्रोडक्शन में दिया हुआ, कि भाई जो पहला फेज है ना ह्यूमन लाइफ का, उसके बारे में ये बताता है हमको। तो इंट्रोडक्शन वो होनी चाहिए जो पूछी गई है, अपने से डेफिनेशन नहीं देना कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द सोर्सेज इन विच मटेरियल रिमेन्स, वो है GS। जो पूछा है सिग्निफिकेंस पूछी है ना वो लिटरेरी सोर्सेज, तो ये सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना। या अगर आपने डेफिनेशन को डालना है तो आप क्या लिखोगे, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है, स्टडी ऑफ अर्ली या फिर फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्टडी ऑफ अर्ली या फिर फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू मटीरियल रिमेन्स, या आप पहली लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ अर्ली या फिर फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू मटीरियल रिमेन्स। अब आपको यहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई रिमेन्स कहां होंगे, धरती के अंदर ही, पता है ना कि रिमेन्स कहां होंगे, धरती के अंदर, तो ये लिखने की अब यहां पे जरूरत अभी नहीं है। ठीक है जी,
नेक्स्ट आ जाओ। और क्या लिख सकते हो आप? नेक्स्ट लिख सकते हो आप, अगर आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं है, एक और तरीका इंपॉर्टेंस बताने का, आप लिख सकते हो न्यूमरस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। न्यूमरस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सच एज, सच एज, दो तीन लिख दिए, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ढिमका फलाना, सच एज डिपिक्ट डिपिक्ट द हिडन डायमेंशन ऑफ, depict the hidden dimension of early human life या human life, depict the hidden dimension of human life। तो यहां पे कैसे इंपॉर्टेंस लग रही है पता, कि बहुत सारे है ये, बहुत सारे है, क्योंकि हमने इन पे बहुत ज्यादा निर्भरता जाहिर की है, तभी बहुत सारे है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हमने पढ़ना बंद नहीं कर देना था इनको। फिर इनके वेरियस टाइप्स कैसे बनते? वेरियस टाइप्स कब बनेंगे? जब आप इनके ऊपर ही अपनी जिंदगी को घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे। तो ये तीन तरीके से आप इंपॉर्टेंस बन सकती है। क्या क्या? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रिप्रेजेंट द फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन, या फिर दे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्टडी इज द स्टडी ऑफ अर्ली या फिर फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू मटेरियल रिमेन्स, या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्लैश या न्यूमरस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज ऐसे शो द हिडन डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप। और क्या लिख सकते हो आप यहां पर इसी में? अब नेक्स्ट लाइन क्या जाएगी? पॉइंट नंबर 1, दीज आर इम्पेरिकल, जिसको झुटलाया नहीं जाता, इंपॉर्टेंट, दीज आर इम्पेरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दीज आर इम्पेरिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, या क्या बोल सकते हो, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भी बोल सकते हैं, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और क्या बोल सकते हैं? दीज आर टेंजिबल, डाटाएबल, दीज आर टेंजिबल, डाटाएबल, स्ट्रेटिफाइड एविडेंस, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड एविडेंस, backed by scientific precision, backed by scientific precision, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, क्या क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन, विच is the empirical foundation of human study, या which are tangible, dataable, stratified evidences backed by scientific precision। और इंट्रोडक्शन को कंक्लूड कैसे करेंगे? डैश, दे रिप्रेजेंट द क्रेडिबल सोर्स ऑफ, they represent the credible source of historical reconstruction, they represent the historical source of, they represent the credible source of historical reconstruction। thus depicting, क्या डिपिक्ट कर रहा था ये? ह्यूमन कल्चर, thus depicting ह्यूमन कल्चर। और ह्यूमन कल्चर में हम क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर, thus depicting ह्यूमन कल्चर एंड हिज बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर एंड इट्स बिहेवियर। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन बनेगी। अब कुछ भी होता है, आपको आ गया सेकंड क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर द फेमस या फिर साइंटिफिक बैक्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस
which help in study the first phase of human life through remains. Next, they represent tangible, dataable, certified evidences which are the credible source of historical reconstruction representing human culture and human behavior. Coins, same. Monuments, same. Temples, same. Literary sources, same. बस टेंजिबल तो होगा ना, पढ़ तो सकते होंगे, किताब को उठा तो सकते होंगे, छू तो सकते होंगे, अखबार को भी छू ही सकते होंगे, सेम. इसको करना है लर्न. ये है लर्न करने की चीज. अब आ जाओ कंक्लूजन पे. बस एक बार आप ना आंसर लिखो, बॉडी लिखो. मैंने बस ये देखना है कि कैसे आप लिख रहे हैं, क्योंकि फिर हम पर्सनली हम उस बच्चे पे उतनी मेहनत कर सकते हैं. ठीक है ना. देखो, काम होगा क्लास के बाहर, ऑनलाइन आप लोग भी, और मेरे से काम क्लास के बाहर ही होता है ज़्यादा. क्लास में तो मेरे से बड़ा टफ हो जाता है. क्लास की अपना पेस होता है. बाहर तो ऐसा होगा शायद किसी ने पहले मेंस भी लिखा होगा, जैसे मन्ना जी आप होगे, और भी हो सकता है कोई, आप भी हो सकते हैं कोई. तो फिर वैसे डिसाइड कर सकते हैं हम. क्या पता किसी को एडवांस क्वेश्चन देने पड़े, या किसी को क्वेश्चंस की जरूरत अभी नहीं हो, उसको समझाना ही पड़ रहा हो. तो इसलिए आप पहले एक बार लिख देना इसको, जैसे तैसे लिख दो. ठीक है. अब आ जाओ कंक्लूजन पे. अब कंक्लूजन कैसा है? कंक्लूजन भी आपका ऐसा ही रहेगा. कंक्लूजन ऐसा ही रहेगा. कंक्लूजन में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इट इज अ एविडेंस, या फिर साइंटिफिक एविडेंस, या फिर एविडेंस बैक्ड बाय डैश साइंटिफिक प्रिसिजन. सेम. एविडेंस बैक्ड बाय साइंटिफिक प्रिसिजन. ये है आपके इंट्रोडक्शन का कनेक्शन कंक्लूजन से, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बंदा अपने जोन में ही लिख रहा है आंसर, उसने छोड़ा नहीं है. इसके अलावा अब कुछ भी अलग लिख दो. मतलब कंक्लूजन की शायद पहली लाइन वो होनी चाहिए जो आपने इंट्रोडक्शन में कहीं फिट की होगी, क्योंकि यही साइंटिफिक प्रिसिजन आपने बॉडी में भी फिट किया होगा. इसको बोला जाता है डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच. मतलब पूरे आंसर में कुछ ऐसे चुनिंदा कीवर्ड होने चाहिए जो इंट्रोडक्शन में, बॉडी में और कंक्लूजन में थोड़े बहुत क्या रहे, सेम. रीजन, ताकि उसको ऐसा लगे कि आप टू द पॉइंट स्टिक है और आपको पूरा आंसर की फेमिलैरिटी है. और ये आपके माइंड में क्या, ये एग्जाम के माइंड में क्या डिसाइड करेगा कि आपने जो बताना था वो इंट्रोडक्शन में लिखा, फिर वही कीवर्ड आप यहां लिख रहे हो और बता रहे हो कि मैंने ये बताना था, और फिर आप कंक्लूजन में क्या बताते हो कि मैंने ये लिखा है, तो वही कीवर्ड आप यहां पे भी डालोगे. उसको क्या लगेगा, इसने ये ऊपर भी लिखा था. तो ये साइकोलॉजिकल एज क्रिएट करता है. ऐसा कुछ स्पेसिफिक, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं क्रिएट करेगा. बट हाँ, एग्जामिनर जब हम पेपर चेक करते हैं ना, हमारी नजरें घूम जाती है ऐसे करके, टक टक टक, वो एक कीवर्ड ना ऊपर दिख जाता है, वो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया. हम क्या रखते हैं, मतलब एग्जामिनर क्या सोचता है कि इंट्रोडक्शन में वो लिखो जो आपने बताना है, कंक्लूजन में वो लिखो जो आपने बताया है. उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, एक कीवर्ड उठाओ, उस कीवर्ड को 3 जगह अप्लाई कर लो, विच क्रिएट्स अ इकोसिस्टम, और आप उसी इकोसिस्टम के अंदर हो, और वो इकोसिस्टम से बाहर नहीं जाओगे तो आप अपने क्वेश्चन के क्या डिमांड से बाहर नहीं जाओगे. ठीक है ना. क्या बोलते हैं इसको, DOQ, डिमांड ऑफ क्वेश्चन. इससे बाहर नहीं जाओगे. तो पूरे आंसर में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे आंसर आए, कई बार आपको नहीं भी आएगा. फिर आपको एग्जामिनर को साइकोलॉजिकली चीट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ की पॉइंट बॉडी में डाल के कंक्लूजन में भी डालने पड़ेंगे, ताकि उसको एक इकोसिस्टम फील हो. अगर इंट्रोडक्शन अलग है, कंक्लूजन टोटली अलग है, फिर तो बोलेगा भाई तू ही अलग है. ठीक है ना. ये आप जीएस में भी अप्लाई करो. मैं इसको कब से बोल रहा हूँ, जो आप मेरे से पहले पढ़ रहे हैं. और एग्जामिनर कुछ नहीं देखता है. मैंने ऑप्शनल के 2 पेपर चेक किए. डू वी हैव टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा इफ क्रिटिकली इज आस्क्ड? यस, you will add historians. If you can't add historians right now, add examples, and also you will add some of the negative aspects in the later half, कि इसमें अभी भी दिक्कत है, और वही अब हम देख रहे हैं कैसे.
आपको ऐड करोगे इसमें, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा लिखेंगे, क्या लिखा हमने, दीज आर एविडेंसेस बैक्ड बाय साइंटिफिक प्रिसीजन प्लस प्लस कोरोबोरेटेड, CORROBORATTED, कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड का मतलब क्या होता है, किसी के साथ चलाना, कंटेम्पररी या फिर सप्लीमेंट्री रखना किसी को। कोरोबोरेटेड विद टेक्स्ट्स, जुड़ा हुआ, कोरोबोरेटेड विद टेक्स्ट्स। तो ये क्या लग रही है उसकी क्रिटिकलनेस, पता कि ये अकेले पूरा सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं है। दिस कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है साथ में, टेक्स्ट। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिखा था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस से ऊपर क्यों है। ऊपर तो है, पर इतने ऊपर भी नहीं है कि अकेले पूरी हिस्ट्री बता देंगे। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, किसके साथ, टेक्स्ट के साथ, ताकि उसकी बायसनेस को और उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, इंफॉर्मेशन है, वो मैच होके प्रॉपर आए। तो ये आपका क्रिटिकल हो गया बेसिकली। आपने ये नहीं बोला कि सब कुछ यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे गिविंग या फिर टुगेदर गिविंग या हेल्प्स इन गिविंग रिलायबल फ्रेमवर्क। हेल्प्स इन गिविंग रिलायबल फ्रेमवर्क मतलब जो रिलायबल हिस्ट्री है उसका एक पिलर है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा पिलर है लिटरेरी सोर्सेस। 50-50 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। हाँ, 70-30 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 99-1% भी हो सकता है। बट दूसरा फैक्टर है, उसको आप नजरअंदाज नहीं करोगे। वही आपने कहां बता दिया, कंक्लूजन में, क्योंकि जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना हमको इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेबल फ्रेमवर्क फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज हिस्ट्री या ग्लोरियस हिस्ट्री, इंडियाज ग्लोरियस हिस्ट्री। यही आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा था, याद करो। इंट्रोडक्शन में भी लिखा था ना, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। दोबारा से आपने उसको लूप में रखा हुआ है, और आप बीच में तो जरूर डालोगे, क्योंकि जो उपिंदर सिंह वगैरह ने बोला होगा इट हेल्प्स रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, तो आपकी एक सिस्टम में रखा हुआ है उसको। इससे क्या लगता है पता, कि आपका जो DOQ है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, या EOD है, इवेल्युएशन ऑफ द क्वेश्चन, आपके दिमाग में, या डिमांड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ डिमांड गलत नहीं हुई है आपके माइंड में। ये GS में भी अप्लाई करना आप, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, और क्या कर सकते हैं, और क्या है अगर फुल फ्लेज इसकी सब सपोर्ट में जाना है। इसमें लिखो इट फिल्स हिस्टोरिकल गैप, इट फिल्स हिस्टोरिकल गैप्स प्लस refines chronology, it fills historical gap plus refines chronology by validating interpretations by validating interpretations। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं सोचेगा कि सेम चीज लिख रहा है। आप सेम वर्ड मत लिखो, एसेंस तो सेम रखना ही पड़ेगा ना। सेम चीज आप बॉडी में भी तो डालोगे, उसके लिए आपको वोकैबुलरी डेवलप करनी पड़ेगी। वही तो मैं बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन में हमने इंडियाज ग्लोरियस पास्ट नहीं यूज करना है, ठीक है ना। ये तो आपके शब्दों का खेल है, दिस इज द वर्ड प्ले। जैसे रैप में होता है ना, रिदम एंड पोइट्री, ये तो वर्ड प्ले है। शब्द आपके हाथ में ऊपर नीचे ले जाओ इनको आप, ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं सोचते। देखो, मैं आप 2 पेपर चेक किए मैंने ऑप्शनल के ना, जब मैं PhD कर रहा था, तो हमारे को डायरेक्शन ऐसी होती थी। एक बेनिफिट आपको मेरे साथ ये है कि मैंने पेपर 2 चेक किए 2020 में ऑप्शनल के। तो हमारे पास देखो एक तरीका क्या है पेपर चेक करने का, जो मेरे गाइड थे उन्होंने मेरे को बोला ऐसे करके पेपर गिराया बेड से नीचे, जो नीचे गिरे बोले ये तू चेक कर ले, 80 से ऊपर नंबर नहीं देने बोलते हैं पेंसिल से। तो पेपर इतने सीरियसली नहीं चेक करता कोई, जैसे आप सोच रहे हैं कि इतना सीरियस है। ऊपर ऊपर से होते हैं, 100 रुपए मिलता है पेपर चेक करने का। 40 शीटें पेपर चेक, 40 शीटें चेक करनी है, ऐसी राइटिंग चेक करनी है, 100 रुपए के पीछे। ठीक है ना, थोड़े इसमें अंदर अंदर की बातें भी है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए अच्छा इतना ज्यादा टफ नहीं है। मतलब ऑप्शन मेरे को, मतलब मेंस इतना ज्यादा टफ नहीं लगा है। इंटरव्यू और प्रीलिम्स की प्रॉब्लम है मेन,
ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें। और क्या लिख सकते हो आप? इट करेक्ट्स टेक्सचुअल बाइसनेस, इट करेक्ट्स टेक्सचुअल बाइसनेस एंड इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट क्या होता है? लाइट डालना। तो आप लिख सकते हो ना, इट शेड्स लाइट ऑन, इट इल्यूमिनेट्स, इट प्रेजेंट्स। तो ये वोकैबलरी है। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी लिखा है कि डाटा एबल है, टेंजिएबल है, स्ट्रेटिफाइड है, वही लिख रहा हूं मैं सेम। पर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको लैंग्वेज आ जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा जरूरी है। बेशक करंट अफेयर ना पढ़ो आप, उससे न्यूज़पेपर तो पढ़ो पर। ठीक है ना? इट इल्यूमिनेट्स, किस पे लाइट डालता है ये? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। इट इल्यूमिनेट्स लॉन्ग टर्म पेस्टल, इट इल्यूमिनेट्स लॉन्ग टर्म पेस्टल ट्रेजेक्टरीज, पेस्टल ट्रेजेक्टरीज। पेस्टल क्या हो गया? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल ट्रेजेक्टरीज। कि उस कल्चर में पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उस कल्चर में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उस कल्चर में सोशल लाइफ कैसी थी, टेक्नोलॉजी थी भाई, काली बंगन चूड़ियां बना रहा हूं मैं, गिल्ड सिस्टम, सिक्के निकाल रहा हूं मैं, पंच मार्किंग, लॉस्ट ब्रॉन्ज टेक्निक, पढ़ा हमने, पढ़ा है ना। लीगल, कुछ लॉ होगा, धर्म सूत्राज आगे थे, लॉ थे। और इन्वायरमेंटल, नेचर वर्शिप जो हम पढ़ रहे हैं। ये आपका क्या बनेगा? कंक्लूजन। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें, ये लार्जली लिटरेरी सोर्सेस में भी होते हैं, लेकिन ये क्या करता है उसको? टेक्सचुअल बाइजनेस को क्या कर देता है ये? करेक्ट। और सच्चाई पे क्या करता है? लाइट शेड करता है। ये लिखा है हमने बेसिकली यहां पर। हम इसको ये नहीं बोल रहे कि इसी में ही है, हम तो बोल रहे कि सिर्फ लाइट शेड करता है लॉन्ग टर्म। और बस ये आपका कंक्लूजन बनेगा इसमें। मतलब कहीं ना कहीं एक की टर्म क्या आ सकता है? आप लिख सकते हो, इट करेक्ट्स टेक्सचुअल बाइसनेस एंड पोर्ट्रेस मल्टी डायमेंशनैलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट। मल्टी, इसको आप दोबारा कैसे लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो आप? मल्टी डायमेंशनैलिटी ऑफ इंडियाज पास्ट, सच एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल हिस्ट्री। सेम लिख सकते हो आप। या आप एक और तरीके से लिख सकते हो, इट not only fulfills the historical gap, refines chronology, and corrects textual biasness, thereby reconstructing with science, with evidence, India's multi-dimensional history based on polity, economy, society, culture, religion। ठीक है ना? ऐसे करके समझ आ गया? तो आपके हाथ में, आपने फिर कैसे लिखना है। अब आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने करना है, इंट्रोडक्शन आप अपने तरीके से लिखो, कंक्लूजन आप अपने तरीके से लिखो, जैसा आपने लिखना है इसका हेल्प लेना है। मैं आपको आज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के पॉजिटिव और नेगेटिव देता हूं, सिंपल। साथ में देता हूं हिस्टोरियंस। एक बार इस आंसर को लिखो, मैंने बस देखना है, और शाम को भेज देना। पर ऐसे नहीं कि कल सुबह भेज रहे, फिर तो इधर क्लास से बहुत ज्यादा। फिर हम कल इस आंसर को डील करेंगे, और कल हम खत्म कर देंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब कल हमारी, हाँ जी, 300, क्या बोलते हैं आप, सीधा 3.5 शीटें भरो बस, वर्ड्स छोड़ो, वर्ड्स का यहाँ कुछ नहीं है। 800 वर्ड बोलते हो तो लिखने को। इनको मिक्स करो, इनको मिक्स करो, इनको मिक्स करो, और कम से कम 800 वर्ड लिखो। अब कैसे लिखोगे? वर्ड छोड़ो, 3.5 पेज, बात खत्म। उसमें से भी मार्जिन कैसा? ऐसा। और यहाँ पे 1 इंच छोड़ दो, ऐसे करके, बस ऐसे करके लिखो, A4 शीट। फिर कल हमारी, आज हमारी क्लास 1 थी, कल होगी हमारी क्लास 1.1। कल हमने ये खत्म करना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमने करना क्या है बेसिकली, क्योंकि इसमें हमको क्या करनी है? आंसर राइटिंग मेन। तो एक बार मेरे को थोड़ा पता लग जाएगा ना कि आप कितने उसमें हैं, जोन में है, फिर हम उस बंदे को वैसे डील, नहीं नहीं पानी नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो आंसर राइटिंग ऐसी चीज है ना, अगर आप रेगुलरली करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 महीने के अंदर तो बन जाता है बंदा। और आपने छोड़ दी, फिर छोड़ दी, ये कैसी चीज है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोनों क्वेश्चन करने हैं ये, दोनों में से मतलब
इंस्क्रिप्शन उठा दो या कॉइन उठा दो, एक तो करना ही करना है। बस ये है, 3.5 पेज। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू। ओके।